नमस्कार दोस्तों, चैनगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपसे एक बार आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आपको अध्याय जो है 3 पढ़ाया था, चैप्टर 6 एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी की। तो इससे आज जो क्लास में मेरे साथ ज्वाइन है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप चैनगढ़ आईएएस जो है, चैनगढ़ यूट्यूब पर जाएं, चैनगढ़ टाइप करें और उनसे संबंधित चैनगढ़ में जो भी वीडियोज हैं आप उसको पहले देख लें। ये जो चैनगढ़ का जो ये चैनल है उसमें हमने एनसीईआरटी शुरू किया है और एनसीईआरटी में 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स के इस पर कराए जाएंगे। अभी तत्काल यहाँ पर हिस्ट्री की बात हो रही है। हिस्ट्री में हमने चैप्टर 6 में जो है, मतलब जो क्लास 6 का चैप्टर 1, 2, 3 और एक मैपिंग मैंने कवर करा दिया है। अब जो है उसी की कड़ी की अगली जो कड़ी है, अगली मतलब जो टॉपिक है वो अध्याय 4 है और वो मैंने आज कवर कराने का मैंने आज निर्णय लिया। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो भी वीडियोज है अगर किसी तक नहीं पहुंच पाया हो, चाहे कारण जो भी हो, तो या आज जो नए जो हैं, जो भी अभ्यर्थी नए हैं जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने अगर नहीं देखा है तो देख लें, या आप इस क्लास के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 3 क्लासेज का सार उसमें है। तीनों क्लास आपने देख लिया तो आज के क्लास से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप नए भी हैं तो इस क्लास को फॉलो करें और बाद में जाकर उन वीडियोज को देख लें। और जो भी नए व्यक्ति हैं या जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो इस चैनगढ़ आईएएस जो चैनगढ़ जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई नए वीडियोज आएँ इस किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सके। जो और भी विद्यार्थी हैं, जिनके दोस्त हैं या जो करीबी हैं, जो इस कदम की ओर अपना साथ साथ कदम मिला के चलना चाहते हैं इस चैनल के साथ, तो वो भी इस चैनल को, उनको भी लिंक भेज दे, उनको भी बोले उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। दोस्तों, हमने जो पिछले क्लासेज में कराई थी वो आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें हमने कवर कराया था कि वो कब, कैसे, कहाँ, वो एक टॉपिक था। दूसरा जो था उसमें आरंभिक मानव जो थे खाद्य संग्रह कर रहे थे और शिकार कर रहे थे, धीरे धीरे पशुपालन की तरफ गए। तीसरा टॉपिक था आपका नगरीय सभ्यता की ओर निर्देश किया हुआ था कि आरंभिक नगर कैसे थे, उसके बारे में उसमें चर्चा की थी। मैंने उसकी चर्चा की तो उसमें खासकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बताया था, हमने चर्चा किया था। आज जो टॉपिक है वो जो टॉपिक है चैप्टर 4, वो है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इनका इस चैप्टर का मतलब है कि उस समय जो पुरातत्वविद जो है उनको जो भी कब्रें मिली है या उस सबसे प्राप्त जो किताबें हैं उनसे हमें क्या नॉलेज मिलता है, हमें सभ्यता के बारे में या पुराने जमाने के जो भी थे, जो आदिमानव काल जिसको बोल रहे हैं, उसमें उसकी क्या जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है, उसके अध्ययन से, ये हमको आज चर्चा करना है। तो आप इस चैप्टर से कनेक्ट करें। तो आज शुरू करते हैं इस एपिसोड को। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले बार आपको क्लास में ये कवर करा दिया था कि ये जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में, उसमें आपको विशेषकर कोई भी जो यहाँ पर चैप्टर लिखा गया है बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और कथानक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से और पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, ताकि कोई भी नया विद्यार्थी जो हो वो आराम से इसको समझ सके और उसकी क्षमता जो है विकसित हो पाए। उसी क्रम में मैंने चैप्टर 4 में आपको ये मैंने सोचा कि आपको उससे पहले चैप्टर 3 का थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रिकॉल दे दूं, आपको मैंने दे दिया। फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो वो चैनगढ़ में जाके और आप कमेंट करके जरूर पूछे, या उसके बारे में जो मैंने प्रश्न किए हैं अगर उसका आप सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब सही समय पर मिल पाए और इस क्लास के साथ आप कनेक्ट हो पाए। इससे मुझे भी खुशी होगी और आपके लिए भी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी एक पात्र है, इस पात्र का नाम है मेरी, और मेरी क्या सवाल करती है इसी के आधार पर इसको इस टॉपिक को लिखा गया है। ये देखिए, मेरी क्या कह रही है, पुस्तकालय में मेरी पढ़ रही है और मेरी का एक सवाल है। आपको मैं बार बार ये आगाह करना चाहूँगा कि ये अभी एनसीईआरटी क्लास 6 लेवल की है। इसकी शैली, इसकी भाषा और इसके स्तर पर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको धीरे धीरे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बुक, या उसके बाद जो हम सिविल सेवा या स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा गहन अध्ययन होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ क्रम में ही चलेंगे, ज़्यादा हाईफाई की जरूरत नहीं है, हमें बस बेसिक क्लियर करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद टॉपिक पर टॉपिक में जाऊंगा तो विस्तृत चर्चा वहाँ पे होगी, वहाँ पर सवाल जवाब होंगे, वहाँ मेंस राइटिंग कैसे होता है, शब्दावलियाँ कैसे लिखेंगे, सरल शब्द को कैसे समझेंगे, किस प्रकार आंसर राइटिंग, सुंदर आंसर राइटिंग करेंगे, ये सब वहाँ पर होंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, बस इस क्लास का आप लुत्फ उठाएं। यहाँ देखिए, एक यहाँ पात्र है, वो क्लास में बैठी है और जैसे ही बेल बजी, जो अक्सर स्कूल में एक बेल बजती है जो भोजन के लिए होता है, खासकर जो होता है, उसमें छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, पुस्तकालय का बेल बजा था, बच्चे अब पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था, वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे।
कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। देखिए यहाँ पर एक जिज्ञासा पैदा होता है मेरी के मन में। मोटी किताबें होती है तो ये उस रैक को खोलने का प्रयास करती है, तो वहाँ जो लाइब्रेरियन, जो भी लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, वो कहते हैं कि इस अलमारी में क्या है, अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं। तो क्या आपको मालूम है कि वेदों का भी एक संग्रह है, वेद भी लिखे गए हैं। ये एक जिज्ञासा इसके मन में पैदा होता है। तो मेरी सोचने लगी वेद क्या है। यहीं से अब एनसीईआरटी लिखना शुरू हो गया कि एनसीईआरटी में अब मेरी के माध्यम से आपको चैप्टर 6 मतलब क्लास 6 की चैप्टर 4 को समझाने का प्रयास एनसीईआरटी विदों ने किया है, विद्वानों ने किया है। हम अब इसी अध्याय में चर्चा करेंगे कि आखिर हमें किताबें और कपड़े क्या बताती है, हमें किताबों और कपड़ों से उस समय की जानकारी कैसे मिलती है, हम उस समय की राजनीति, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक सोपान या कोई भी सांस्कृतिक जितना जो क्रियाकलापें होती है, आर्थिक क्रियाकलापें, उसकी हमें नॉलेज किस प्रकार होगी, हम कैसे जान पाएंगे कि उस समय के लोगों का संगठन कैसा था, लोग क्या करते थे, पेशा क्या था, मनोरंजन कैसे करते थे, मनोरंजन के साधन क्या था, वो लेजर टाइम में क्या किया करते थे। इस प्रकार के तरह तरह के सवालों के जवाब हमें मिलेंगी और हम उस सभ्यता से अपने आप को रूबरू करा पाएंगे। इसी क्रम में हम आगे फिर से बढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से अब देखिए वेद जो है, वेद के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराने हैं, पुरातन हैं। देखिए पुरातन का अर्थ होता है बहुत ही पुराना, और अर्वाचीन का होता है जो बाद में जोड़े गए हैं। वेदों में भी एक संग्रह है, वेद में बहुत प्राचीन वेद है, बाद में उसमें कुछ न कुछ खंड जोड़ दिए गए हैं। जो अर्वाचीन है नया नया है। तो पुराने वेद जो हैं, वेद ऐसे 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 है। ठीक है, उसमें सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद को माना गया है। और उस वेद के भी कई उपवेद है, ऋग्वेद के भी उपवेद है और ब्राह्मण भी है उसके। इस तरह सारे वेदों का कुछ न कुछ उपवेद भी है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी टीकाएं भी हैं। और सारे अगर विस्तृत हम गहन अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि वेद जो है रियल में अपौरुषेय है, उनको किसी महान पुरुष द्वारा लिखा गया है, उनको जीता नहीं जा सकता। और वेदों का जो संकलन है या वेदों का जो ज्ञान है वो हमारे लिए आज भी उसी समान है। आज भी हमारे लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा कोष है और उसके आधार पर हम साइंटिफिक जीवन जी रहे हैं। वेदों को प्राचीनता के साथ साथ सांस्कृतिक और विज्ञान का एक गहन कोष भी कहा गया है। हम देख पा रहे हैं कि वेदों ने हमें इतनी भरमार ज्ञान का इतना बड़ा कोष है वेद का, कि उसका हर एक जो वेद का उपवेद है या वेद की जो बहुत सारे टीकाएं हैं वो वेद पर गहन सार लिखा गया है। और उसके माध्यम से हम उस समय की हम बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम, उस समय के काल में जो भी जानकारियां हमको मिलती थी वंशावली शासक की, उस समय के क्रियाकलापों का नॉलेज हमें हो पाता है। इतना ही नहीं, उस वेद के माध्यम से हमने कई आविष्कार भी किए हैं और उस वेद ने हमें एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है जिससे हम आज सामाजिक समरसता के साथ रह रहे हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ हम वो निवास कर रहे हैं। तो वो वेद का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में है। अब इसमें हम आते हैं इस टॉपिक के अनुसार। इस टॉपिक में कहा जा रहा है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, इसकी चर्चा मैंने की थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऋग्वेद की जो रचना है 3500 साल पहले हुई थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ BCE आपको ध्यान रखना है, बिफोर कॉमन एरा, या आप इसको BC ही बोल सकते हैं, लेकिन BC की जगह पर अब एनसीईआरटी ने इसको बिफोर कॉमन एरा शुरू किया है कहना। तो आप इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं BCE की चर्चा है तो ईस्वी पूर्व की ही बात की जा रही है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऋग्वेद की यहाँ चर्चा है, सबसे पुराना और प्रामाणिक वेद है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त में क्या होता है कि प्रार्थना के स्टाइल में अच्छी तरह से बोला गया कुछ गाया हुआ या पद के रूप में या गद्य के रूप में कुछ रचनाएं हैं जिसका कुछ न कुछ उपयोग है और उस समय तत्कालिक समय में उसके द्वारा कुछ न कुछ शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर बात है सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए उस समय ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम, इनकी चर्चा ज्यादा है। अग्नि, इंद्र के बारे में 250 श्लोक है, अग्नि के बारे में 200 है। इस प्रकार जो भी देवी देवता हैं उस वक्त के जो प्रमुख देवी देवतागण हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता है जिसको हम सोम रस कहते थे। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें
इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कर द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए उस वक्त जो परंपरा थी वो कंठस्थ करने की थी, उस वक्त लिखित नहीं, आपको सशब्द आपको रटवा दिया जाता था और वो रटते थे उसको। और यह परंपरा गुरुकुल परंपरा जो थी बहुत दिनों से चली आ रही थी। जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को ये परंपरा अपने शिष्यों में स्थानांतरित करते थे और शिष्य फिर अपने शिष्यों में, इस प्रकार ये परंपरा मौखिक रूप से चली आ रही थी। फिर आगे बात करते हैं, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है कि भाषाएं बहुत अलग अलग है। ऋग्वेद में एक प्राक संस्कृत है जिसको प्राचीन संस्कृत बोलते हैं, फिर संस्कृत भी है, वैदिक संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, इस प्रकार बहुत सारा पाली भी है। तो धीरे धीरे बहुत सारे भाषाएं जो है वो विकसित हुई हैं, लेकिन सबसे मूल भाषा संस्कृत को माना गया है। संस्कृत से ही बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, फिर इसमें हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऋग्वेद में जो भी ऋग्वेद की जो रचनाएं हुई, ऋग्वेद में जो भी रचना है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। क्या ऋग्वेद के द्वारा हम तत्कालिक समाज के बारे में जान सकते हैं? क्या ऋग्वेद हमें अपने उस वक्त के जो उस काल के जो भी घटनाएं थी उसको हमें सूचित करता है, हमें बताता है कि हाँ इस समय ये हो रही थी या इस समय इस प्रकार की वंशावलियाँ थी, इस प्रकार का शासन था। वैसे कुछ भी कहानियाँ जो है ऋग्वेद हमें दे पाती है। तो निश्चित रूप से ऋग्वेद के द्वारा हमें इस गद्य और पद्य के रूप में जो भी रचनाएं हमको मिली है या बाद में उसकी और भी जो खंड जुड़े हैं, उससे उस समाज के राजनीतिक, आर्थिक जीवन क्रियाकलापों की हमें भली भांति जानकारी होती है और हम उस काल का रचना कर पाते हैं, उस काल का हम अनुमान लगा पाते हैं। और आज हमारे सामने वो रचनाएं मौजूद है जिसके कारण जिस भी रूप में हो, उस खंडित रूप में हो या उसको किसी तरह स्मरण के द्वारा लिखा गया हो, कुछ न कुछ उसके मौलिक चीज जरूर बचे हैं जो हम इसकी चर्चा आज हम कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। उसके साथ साथ आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए सीखने सिखाने वाले जो भी लोग थे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उस वक्त जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें क्या होता था कि वेदों का अध्ययन आचार्य ने किया और आचार्य ने क्या किया, अपने विद्यार्थियों में उसको स्थानांतरित कर दिया। और विद्यार्थी क्या किया, जब बड़े हुए तो उन्होंने भी पाठशाला के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित किया और ये परंपरा धीरे धीरे मौखिक रूप से आगे बढ़ती चली गई। कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब इसका लिखित रूप देने का प्रयास किया गया होगा और लिखित रूप दे दिया गया होगा। हाँ, आरंभिक सोर्स के बारे में थोड़ा सा ये हो सकता है कि उस वक्त भोजपत्र, तालपत्र या कुछ ऐसे सड़ जाने वाली, गल जाने वाली वस्तुओं पर उसका अंकन किया गया होगा जो बाद में विलुप्त हो गए होंगे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बच गए होंगे जिसके आधार पर हम इसकी चर्चा आज कर पा रहे हैं। फिर आगे हम इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह वेदों द्वारा, किस तरह इन्हीं प्राचीन वेदों किताबों द्वारा हम इतिहास की जानकारी पाते हैं। अब देखिए संस्कृत और अन्य भाषाओं पर थोड़ा सा इसका चर्चा कर दिया। देखिए संस्कृत के बारे में कहा गया है कि यह एक भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप दोनों का मिश्रण, उसके परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, मैंने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनका संस्कृत से निकले हैं, संस्कृत से उनका उदय हुआ है और संस्कृत के धीरे धीरे अपभ्रंश के रूप में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। यहाँ देखिए गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये जो भी है इस परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का एक लैंग्वेज है, माँ हिंदी में बन गया है और मदर अंग्रेजी में शब्द को देखो। कहने का अर्थ है कि एक मूल शब्द है और उनसे बहुत सारे शब्दों का उदय हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को उसका उच्चारण बदलते चला गया या अपने आप को छोटा या बड़ा करके उन्होंने अपना एक नया आकार ग्रहण कर लिया और ये आज हमारे सामने मौजूद है। क्या तुम्हें कोई समानता नजर आती है? विस्तृत रूप से यहाँ देखिए उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि पूर्वोत्तर जो प्रदेश है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं वहां बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब देखिए ये द्रविड़ भाषा परिवार की जो भी भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत में आज भी देख सकते हैं कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आज भी द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं। ठीक है, उसके अलावे झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोग आदिवासी का जो लैंग्वेज है, ये भाषा है, उनको हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं मानते हैं और उस प्रकार उनका भी एक अलग महत्व है और वो भी आज भी मौजूद है। इस प्रकार हम एक
कमोबेश से जान पाते हैं कि कोई एक मूल भाषा जो है उससे बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया गया है कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, ये आपका काम है। बहुत सारे भाषाएं हैं, लगभग अप्रॉक्स 2796 भाषाएं की चर्चा होती है। ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं जो लुप्त होने पर है या लुप्त हो चुके हैं, तो उन सभी को आपको जानना है कि ये भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होने का कारण क्या है। मैं आपके से प्रश्न करता हूं कि वो भाषाएं जो लुप्त हो रही है उनके बचाने का प्रयास तो खैर चल रहा है, फिर भी जो भाषाएं लुप्त हो गई है उसका क्या कारण होगा आप मुझे जरूर कमेंट करके हमें आप बताएंगे, ताकि मैं भी जानूं कि आप इस क्लास से जुड़े हैं और आपको थोड़ा इस क्लास के अलावे भी कुछ नॉलेज आपको होने हैं, ताकि आप आगे भी क्लास में उसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आज अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और आज अगर हम क्वेरी करें, आपने उसका जवाब दिया, तो हमें लगेगा कि आपका क्या टॉपिक, मतलब आपकी टॉपिक जो है अच्छी है या आपकी पकड़ मजबूत है, उसका आपका ज्ञान का लेवल क्या है। अगर हमें पता चला कि ज्ञान का लेवल थोड़ा भी डाउन है तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा, या अच्छी है तो कोई बात नहीं, आपको समझ हम हमारे साथ कनेक्ट होने में ज़्यादा सुविधा आपको होगी, हमारे लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे क्या होती है, या तो लिखी जाती है या छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। कहने का अर्थ है कि गुरु उच्चारण कर रहे हैं और शिष्य उसको सुन रहे हैं, और इस उच्चारण के माध्यम से फिर वो बाद में रट रहे हैं और वो एक श्रुति के अनुसार, अनुश्रुति जो होता है, श्रुति सुन सुन के उनको याद हुआ और फिर वो अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। लेकिन क्या होता था, उस वक्त पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हो। यहाँ देखिए 200 साल पहले, कहाँ 3500 साल पहले की चर्चा की गई है ऋग्वेद का संकल्प, लेकिन उसको लिखित रूप कब दिया जा रहा है, 200 साल पहले। तो आप ये जानिए कि पहले जो भाषाएं थी उनको मौखिक परंपरा के साथ अनुसार चलाया जाता। मौखिक मतलब मुख से बोलकर उनका स्थानांतर किया जाता था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी प्रकार उनका विकास होते गया। लेकिन बाद में जरूरत पड़ी, जब आविष्कार हुआ, बहुत सारे नए नए तकनीक आ गए, तो उनको एक लिखित रूप देने का प्रयास हुआ, और उसमें जो भी उस वक्त के जो अंतिम रहे होंगे या उस वक्त जो ज्ञाता रहेंगे उनको लिखित रूप में उन्होंने संकलित करना शुरू कर दिया, और फिर हम आगे लिखित परंपरा से आती चली जाते, हम लोग उसको लिखित परंपरा में जानते चले गए। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ऋग्वेद की का अध्ययन के लिए अगर वेद है तो उसमें भाषा उसकी कोई ना कोई एक भाषा होगी, जैसे कि संस्कृत। तो इतिहासकार क्या करेंगे, पहले संस्कृत का अध्ययन करेंगे, उनको व्याकरण की अच्छी नॉलेज होगी, व्याकरणाचार्य को बुलाया जाएगा या जैसे भी हो व्याकरण का नॉलेज होगा, उसके बाद वो उसका अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार वो अपना मत क्रिएट करते हैं। यहाँ देखिए इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करके क्या करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ भौतिक पदार्थ मौन है वहाँ लिखित पदार्थ उनको जानकारी देंगी और उस गैप को वो भर सकेंगे। यहाँ बात करते हैं, फिर देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। यहाँ देखिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप का अर्थ है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है या कोई डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में कोई प्रश्न किया, उससे उसका जवाब मिला, फिर उधर से प्रश्न आया, फिर इसका जवाब मिला, या कहीं बहस चल रही है, आर्गुमेंट हो रहा है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, व्यास और सतलुज नदी, इनको देवी माना गया है। जैसे हम आज भी जानते हैं कि भारत में नदियों को देवी का दर्जा प्रदान है, देवी गंगा नदी, गंगा माता देवी का दर्जा प्राप्त है। के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, तो इसमें विश्वामित्र और ये व्यास और सतलुज के बीच संवाद हो रहा है। उस संवाद में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर चल पा रही है, और उसमें एक सवाल किया जा रहा है, दो जवाब आ रहा है, फिर उधर से सवाल इधर जवाब हो रहा है। इस प्रकार ये परंपरा चलते आ रही है। अब यहाँ देखिए, अब आगे इसकी चर्चा की कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर ऋग्वेद में इस चर्चाओं का महत्व क्या है। देखिए एक यह भोजपत्र है, पांडुलिपि मतलब एक भोजपत्र होता था आज भी, उसमें भोजपत्र में क्या है, ये चर्चा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो ये भुर्ज का एक वृक्ष होता है, उसके छाल जो है उसके छाल पर लिखने का काम होता है। यहाँ देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का पढ़ना, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या हुआ है, भुर्ज की एक छाल पर लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई, कश्मीर क्षेत्र में ये प्राप्त हुई है। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, क्योंकि उस वक्त वही मौजूद रही थी। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी इसको प्रिजर्व करने का काम एसआई ने किया होगा, और हमारे लाइब्रेरी में पुणे में आज भी सुरक्षित है। यहाँ देखिए पांडुलिपि में उस समय की रचनाएं हैं,
और ये अवशेष बचा या सुरक्षित मिल गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है या बहुत बड़े भाग्य की बात है कि सरकार को ये मिल गई और इसको हम लोग सहेज पाए हैं। अब इनमें जो लिखा हुआ है वार्तालाप, इसका वो अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के अनुसार क्या करेंगे, उसके बारे में वो कुछ लिखेंगे। देखिए विश्वामित्र एक ऋषि है, हम बार बार विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, इनकी चर्चा सुनते हैं, शुक्राचार्य, बृहस्पति गुरु, इनकी चर्चा सुनते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक किताबों में भी है और हम इसको बार बार समाज के रूप में अपने पूर्वजों से भी या अपने गुरु परंपरा में अपने गुरुओं से, माता पिता से इसकी चर्चा हमेशा सुनते रहते हैं। यहाँ पर देखिए विश्वामित्र एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, उस वक्त का संवाद है, इसको ज्यादा ध्यान में इसको रखना है। यहाँ देखिए, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। देखिए ये एक संवाद का तरीका है। ये नदियों को ये उपमा उपमेय के रूप में इन्होंने दर्शाया है। इसमें उपमा उपमेय में क्या हुआ कि ये गायों की तरह जो बच्चे को जाती है, इसमें प्यार का एक अनुभव हो रहा है कि ये स्नेह को दर्शा रहा है। दो फुर्तीले घोड़े की चाल, मतलब घोड़े की चाल, घोड़ा बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है दौड़ने में, तो उस तीव्र गति को, ये तीव्र गति का द्योतक है यहाँ पर ये संवाद। इंद्र द्वारा शक्ति से सुपुत्र रथ, अब इंद्र भगवान को बुलाता है कि वर्षा के देवता है और रथ पे सवार है, तो रथ का यहाँ सेंस है कि वो उसको उपमा उपमेय देके उस नदियों का प्रशंसा कर रहे हैं कि हे नदियों, तुम में ये क्षमता है, ठीक है, सागर की ओर बह रही हो, जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिले। अब यहाँ देखिए नदियाँ जो भी नदियाँ हैं, एक तो बड़ी नदी होती है, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी होते हैं, सहायक नदियाँ, और फिर सारी नदियाँ जो बड़ी नदियाँ वो कहीं ना कहीं जाके अपना जल गिराती है, सागर में गिराती है, उसकी चर्चा है। फिर यहाँ देखिए अब नदियाँ क्या करें, यहाँ पर नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने रास्ते पर चलती है। नदियाँ बोल रही, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कहने का अर्थ है कि इन्होंने, विश्वामित्र ने एक संवाद किया और नदियाँ कह रही है कि हम देवताओं के आदेश द्वारा ही संचालित होते हैं और हम उसी दिशा में जाते हैं। जो एक बार हम निकल गए तो हम अपना मार्ग खुद बनाते हैं, हमें रोका नहीं जा सकता है। हो सके विश्वामित्र यहाँ पर कहना चाह रहे होंगे कि नदियों, तुम उन निर्जन क्षेत्रों में जाओ जहाँ पर जल की कमी है, लेकिन ये अपना नदियाँ कह रही है कि हम अपना व्यवहार में जो हमें जो दिया गया है काम, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार का संवाद हो सकता है। अब विश्वामित्र क्या करे, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ये अब यहाँ देखिए विश्वामित्र कहीं जाना चाहते हैं और बीच में नदी आ रही है, तो नदी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जल को तुम शांत करो, जल के वेग को शांत करो, हम ताकि इस क्षेत्र को पार करके हम आगे बढ़ सके। इस प्रकार फिर नदियाँ क्या कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इसका देखिए सेंस। यहाँ पर संवाद जो है, संवाद उस काल की चर्चा कर रही है कि उस वक्त नदिया का वेग जो होता था, या नदी बहुत विशाल जलराशियों के साथ मौजूद थी क्षेत्र में, तो उस नदियों को पार पाना उस वक्त असंभव रहा होगा। तो विश्वामित्र ने एक प्रार्थना का रूप लिया और प्रार्थना के माध्यम से नदियों को मनाना चाह रहे हैं कि तुम मुझे मार्ग दे दो ताकि मैं अपना क्षेत्र, अपने जो गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकूं। इस प्रकार की चर्चा है। यहाँ देखिए इतिहासकार यह बताते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। अब नदियां जहां, अब ये बात कर रहे हैं जिस नदियों की, तो नदी जहां उस क्षेत्र में जरूर ये गए होंगे, तभी तो उस क्षेत्र के बारे में चर्चा ये कर रहे हैं। फिर वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। कि घोड़ों, उपमा उपमेय घोड़ा, गाय इत्यादि की चर्चा है, मतलब उसमें समाज में उनको सम्मानजनक स्थान था या वो वहाँ पर मौजूद रहे होते थे। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। यहाँ देखिए इतिहासकारों ने इसमें ढूंढ निकाला कि उस समय अगर ये वस्तुएं मौजूद नहीं है, उस समय ये सामग्री मौजूद नहीं है, तो उसकी चर्चा ये नहीं कर पाते। दूसरे कि जहाँ नदी की चर्चा हो रही है तो उस नदी क्षेत्र में विश्वामित्र जरूर गए होंगे, तभी उस क्षेत्र की चर्चा हो रही है। तो इतिहासकारों ने इसे एक भौगोलिक स्थिति को समझा और बताया कि इस क्षेत्र की चर्चा हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ देखिए, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल, क्योंकि युद्ध के लिए रथ की जरूरत थी, आवागमन के लिए रथ की जरूरत थी, इस प्रकार की चीजें थी। और यहाँ प्रार्थना की पंक्तियों में दोबारा पढ़ के बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का बात एक ही है। परिवहन के लिए आपको खुद बताना है, रथ का प्रयोग हो रहा है, रथ का चर्चा है, मतलब रथ का प्रयोग वहां चल रहा है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, आप इसका भी नाम आपने सुना होगा, सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, जो सिंधु की सहायक नदी है, जो 5 नदियाँ, आप कमेंट कर बताइए क्या क्या है। एक का मैं बता देता हूँ, सतलज, आगे आप बताइए 4 और, ठीक है। जिक्र है गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। कहने का अर्थ है कि यहाँ
एक चीज आपको कोट करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ, मतलब गंगा यमुना के क्षेत्र में उनका जाना नहीं था, गंगा यमुना क्षेत्र तक को अभी तक नहीं फैले हुए थे, इसलिए उसकी बस एक बार विजिट किया होगा और उसको एक बार याद नाम दे दिया होगा। तो जिस क्षेत्र में वो मौजूद है, जिन क्षेत्रों का उपयोग कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, उनकी वो चर्चा कर रहे हैं, जिनका उपयोग अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं उनकी चर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इतना आप समझ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जिसकी उपयोगिता है हम उसी की चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा है, क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। इस टॉपिक का अगला है मवेशी, घोड़े और रथ। अब आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, या आपको पता होगा कि पहले जो है, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि खाद्य संग्रह से जब वो आखेटक थे तो उनका जीविका का साधन क्या होता था, भोजन की तलाश में वो शिकार कर रहे थे, कंदमूल जमा कर रहे थे, संग्रह कर रहे थे। धीरे धीरे वो आरंभिक कृषि, पशुपालन ये क्यों कर पाए वो भी मैंने बता दिया था, कि उनकी धीरे धीरे प्रकृति के साथ उन्होंने सामंजस्य बैठाना या प्रकृति प्रकृति को भापना शुरू किया कि अच्छा ये समय है फल उगाने का, ये समय है इस फसल उगाने का, और पशुओं को पालने के साथ उनका भोजन की उपलब्धता बढ़ते चली गई। तो वे इसके साथ ही अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे मवेशी, घोड़े और रथ, अभी भी मवेशी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, घोड़ा, रथ इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि अब संसाधन कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी एक ग्रामीण जीवन में है, अभी भी इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, दुधारू गायों का है, आवागमन के साधन के रूप में घोड़ों का है, उस समय के रथों का है, कृषि का है। आज भी ये इसी परंपरा में है, मतलब नगर का भी विकास नहीं हुआ है, ग्रामीण परिवेश है और सरप्लस अभी ज़्यादा नहीं है, सीमित मात्रा में है। इससे हमें ये पता चलता है। ऋग्वेद में क्या हो रहा है, मवेशियों खासकर क्या क्या मवेशी में उस वक्त क्या है, इसकी चर्चा आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त जो मवेशी है वो क्या होना चाहिए। तो मवेशी क्या क्या है, खासकर बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा इनको मीट और दूध की प्राप्ति होगी। तो ये कामना करते हैं कि जितना ज़्यादा मात्रा में हमें मवेशियों को, ये बार बार कामना करते हैं, हम मवेशियों को सुरक्षित रखो, मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करो, हमारे मवेशियों को तुम संख्या बढ़ाओ ताकि हमारे भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो सके, क्योंकि उस समय उनकी पूरी आजीविका इन पर ही निर्भर है। आगे फिर घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था, इस लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी क्यों जीतेंगे? क्योंकि उस वक्त जिस क्षेत्र में ज़्यादा मवेशी है, जैसे बार बार पढ़ेंगे कि गाय के लिए युद्ध एक होता था, उसमें गो युद्ध, तो गाय की प्राप्ति के लिए युद्ध होता था। बहुत सारे टर्म गाय से जुड़ा हुआ है, गविष्टि एक मापक है, गविष्टि। तो क्यों? क्योंकि गाय एक दुधारू पशु है और उस वक्त पशुओं का इतना ज़्यादा, मवेशियों का ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहा होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट उन पर है भोजन के लिए, और किसी न किसी रूप में घोड़े पर डिपेंडेंट है युद्ध किसी क्षेत्र को विजित करने के लिए। इस प्रकार उनकी चर्चा यहाँ पर बार बार हो रही है। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जानी फसलों को उगाया जा सके, इसलिए लड़ेंगे। उस वक्त जो चीज़ होगा उसी के लिए, तो जो चीज़ वहाँ उपलब्ध है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। संसाधन अगर आपका खत्म है या कम है तो क्या करेंगे, संसाधन की खोज में दूर जाएंगे। उस क्षेत्र के निवासी साहब का या उस क्षेत्र के राजा साहब का संभावित है कि वो भी अपने क्षेत्र का बचाना चाहेगा, तो इस क्रम में आपको युद्ध करना होगा। युद्ध में अपने जीता तो उस क्षेत्र के मवेशियों को या इंसानों को ले आके गुलाम बना लिया और उनसे अपना काम करवा। इस प्रकार की चर्चा यहाँ भी है, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी, इसलिए कि अब युद्ध करने गए और हार गए या बंदी बना लिया कुछ क्षेत्रों को, तो सैनिक की तो जरूरत होगी। सैनिक कौन है? वही किसान है, वही साथ वाले लोग ही सैनिक का काम कर रहे हैं। तो उनको फिर जब तक छुड़ाएंगे नहीं अगला युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो फिर प्रिपेयर होकर जाके उस पर चढ़ाई करते थे, अपने बंदे को भी छुड़ाया, वहाँ का फसल इत्यादि को कब्जा किया या नष्ट भी किया या जो भी उठा के ले आए। इस प्रकार की वो परंपरा वहाँ पर रही थी पहले। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, जो कि सरदार युद्ध का नियंत्रण करते, युद्ध का जो है, युद्ध के लिए सरदार का इसलिए उपयोगिता था कि सरदार के नेतृत्व में ही युद्ध लड़ा जा रहा था। सरदार पर ज़्यादा हिस्सेदारी सरदार को होती थी क्योंकि वही पूरा सामंजस्य बैठाता था, वो सैनिक इकट्ठा करने का काम उसका था, सुरक्षा का काम उनका था, इसलिए सरदार को ज़्यादा। फिर बाकी जो था कुछ हिस्सा जो रहा होता था वो पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित क्यों करते थे कि पुरोहित क्या करते थे, एक मार्गदर्शक के भूमिका में थे। पुरोहित उनको राजा को ये बताते थे कि आप कर सकते हैं। एक तरह से मनवैणी तौर पर पुरोहित का काम बहुत ज़्यादा था उस वक्त के समाज के लिए। फिर शेष धन आम लोगों में बांट जाता था क्योंकि उनकी भी पूरी आजीविका किस पर डिपेंडेंसी थी, भोजन और कृषि इत्यादि संबंधित क्षेत्रों में वो ज़्यादा संलग्न रहे थे। तो उनकी ज़रूरतों के लिए भी उन क्षेत्रों के जो भी युद्ध, क्योंकि युद्ध में वो भी जा रहे हैं लड़ने, एक आम नागरिक के नाते भी वो उनका शामिल होना था कि सेना में वही लोग शामिल है, तो उनको बचा हुआ धन उनमें बांट जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त था क्योंकि देवताओं को खुश करना है, इसलिए देवताओं को खुश कर रहे हैं कि हे भगवान, हे देवता, हम आपको यज्ञ में ये आहुति दे रहे हैं, तो हमें इस ज़्यादा मात्रा में इसको वापस करो, आपको एक देंगे
देंगे तो आप हमको 100 दो, इस प्रकार की चर्चा उस वक्त था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की व्यवस्था दी जाती थी, क्योंकि ये मान के चलते थे कि हम देवताओं को एक चीज़ देंगे तो उससे हमें हजारों ज़्यादा, दुगुना या 10 गुना या हजारों गुना हमें ज़्यादा प्राप्त हो पाएंगे, ये ऐसा मानते थे। अधिकांश समय इन युद्धों में इनका जो अधिकांश समय था पुरुषों का युद्ध में ये चला जाता था, युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, क्योंकि अभी भी आपको बता रहा हूँ स्थायी सेना तभी होगी जब आपका सरप्लस ज़्यादा होगा, आप सेना के वहनीय जो खर्च है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप दे पाएंगे, तभी स्थायी सेना पर रख पाएंगे। अस्थायी सेना तभी आप रखेंगे जब उसको पूरा सुविधा आप देंगे, लेकिन उस समय ऐसी संसाधन नहीं है, तो क्या होता है वही किसान लोग, वही नागरिक जो उस वक्त साथ में रह रहे ग्रामीण, वही सेना के रूप में लड़ रहे हैं। वो किसान भी हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं और साथ साथ लड़ाई भी कर रहे हैं और एक साथ मिलकर रह भी रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर क्या है, उसके अलावे और भी उस वक्त की क्रियाकलापें रही होंगी जो उनसे जरूरी है। ये देखिए, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, जो आज भी होता है कमोबेश पंचायत लेवल पर। कहने का अर्थ है कि जब युद्ध करना है या संसाधन कम है या आगे का क्या प्लान होगा, क्या करना है, उसके लिए एक सभा और समिति थी, उसमें बुजुर्गों का सम्मान था, पुरोहितों का सम्मान था, या जो विशेषज्ञ लोग थे जिनको जानकारी ज़्यादा थी समाज की नज़र में, उनको बैठाया जाता था, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे राय मशवरा वो लोग भी करते थे। उसके अलावा युद्ध में जो शांति के कहीं किसी से क्लेश है या किसी राज्य से क्लेश है दूसरे, तो शांति स्थापित भी करते थे ताकि आगे ज़्यादा हिंसा ना हो पाए और शांति से रह सके, ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ के लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल होता था, जिनका नेतृत्व करने में क्षमता होती थी उनको सरदार बनाते थे, क्योंकि लगता था कि इनके हम नेतृत्व में हमारा राज्य जो है सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित है, इस प्रकार उनको बनाते थे, वो राजा मान लेते थे। फिर आगे लोगों का विशेषता बनाने वाला, अब यहाँ पर उसमें इसमें है कि लोगों का वर्गीकरण काम के, अब देखिए बहुत बार पूछता है कि काम के आधार पर जो वर्क है उसके आधार पर उस वक्त लोगों का चयन होता था। जैसे काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऋग में चर्चा करता है कि लोगों के कुछ विशेषता वाले, विशेषकर काम करने वाले कुछ शब्दों को देखना है। क्या देखना है? तो देखिए, लोग उस वक्त जो भी पेशा अपना रहे हैं उस पेशा के आधार पर उसका नाम किया जाता था, नामकरण कर दिया, क्योंकि वो उस पेशा में दक्ष रहे थे, तो दक्षता उनमें थी, तो उनका नामकरण उसी पेशा से कर दिया गया। एक व्यक्ति तरह तरह के काम भी करते थे, ऐसा नहीं है उस वक्त वो बंटवारा नहीं था। ऐसे दो समूह जिनके वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पुरोहित का काम क्या है? यज्ञ अनुष्ठान करना, देवताओं को प्रसन्न करना, ताकि देवताओं उनकी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करते रहे। राजा का काम क्या था? दूसरे क्षेत्र को जीतना, नागरिकों का सुरक्षा प्रदान करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना इत्यादि, या कुछ कर के रूप में इन्हें प्राप्त करना इत्यादि इनके काम रहे थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि उन्हीं को बनाया जाता था सरदार जो कुशल थे, जो योग्य थे, क्योंकि योग्यता के आधार पर यहाँ जीविका है। अगर योग्य नहीं रहेंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, निर्णय क्षमता कम होगी तो युद्ध में हार जाएंगे, फिर इनको गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, इनके मवेशी जो संसाधन है छीन जाएंगे, दूसरे क्षेत्र के लोग इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उस वक्त योग्य लोगों की ज़्यादा चर्चा हो रही थी। बाद में देखेंगे कि ये पद जो था वंशानुगत होते चला गया, उसका भी कारण हम आपको बताएंगे। अभी बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है। अब देखो कि राजा उस वक्त क्या करते थे। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि उस वक्त जो राजा थे वो राजा क्या करते थे। तो राजा क्या करेंगे भाई, तो आप भी एक बार ध्यान दीजिए, अब बताइए कि राजा का क्या काम रहा होगा। तो राजा का काम जो रहा होगा क्या होगा, एक तो पहला होगा कि राजा जो था वो सुरक्षा प्रदान करेगा, जो भी उसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जो लोग हैं वो सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्या करेगा, सेना जो भी है, सेना जो अभी अस्थायी है, याद रखिएगा, अस्थायी सेना को जुटाएगा युद्ध के समय। तीसरा क्या करेगा, स्थानीय जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा। दूसरा युद्ध करेगा, ठीक है, युद्ध करेगा। यही सब उनका काम था, राजा यही उस वक्त कर रहे हैं। दूसरा इसमें देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है, व्यापारी।
इस विषय पर तुम अध्याय 5 में अगला में पढ़ना है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा विवरण इसका जान लेना है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। उस वक्त है ना ये पद थे, इन पदों के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर उन लोगों का चयन होता था और ये इसके आधार पर ही वहाँ पर समाज बटा हुआ था। तो उसमें जन जो थे, जन वहाँ के नागरिक होते थे, विष और ये जितना जो है वो कुछ कुछ संगठन थे, कुछ कुछ छोटे छोटे समुदाय थे जो एक दूसरे क्षेत्र में बसे हुए थे। उनमें जो थे अवसर अब हमेशा जो होता था, कभी कभी संघर्ष का माहौल आता था, संसाधनों को लेकर लड़ते भी रहते थे, लेकिन शांति भी स्थापित होती थी। सभी जो जन थे, सभी जो जन समुदाय थे, उनका विष जो था विषपति के अधीन, विषपति थे जो क्षेत्र के थे, उनके अंतर्गत निर्णय लेने की परंपरा रही होगी। सभी पुरोहित रखते थे और पुरोहित के विचार विमर्श के बाद ही वो कहीं युद्ध करते थे या किसी प्रकार के समझौता करने के लिए वो बद्ध थे या कटिबद्ध थे या उनका सम्मान करते थे। लेकिन यहाँ निर्णय अभी भी बताया जा रहा है कि विचार विमर्श से हो रहा है और आज भी सरदार जन लोग मिलकर चुन रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ये बताता है कि संसाधन उतना ज़्यादा नहीं है जिसके आधार पर ये कुछ कर पाए। आगे देखिए, इसी में है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की भी कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब आर्य जो शब्द है ये बार बार आता है, तो आर्य जो प्रार्थना में जो शामिल होते थे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन पर इन्होंने युद्ध करके, जिन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जिन क्षेत्रों पर उसके जो लोगों को गुलाम बनाया उसको दास या दस्यु कहते थे। इन्होंने युद्ध जीता तो अपने आप को आर्य कहते थे। दस्यु ये लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। इनके अनुसार वही लोग दस्यु है जो इनसे समानता न रखता हो, इनसे भिन्न हो, दूसरे क्षेत्र में वास करता हो, उनकी जो प्रणाली हो, रहने सहने के, खान पान, वेशभूषा, भाषाएं सब अलग हो, इनके लिए ये दस्यु का प्रयोग करते थे। तो ये इनका मानना था कि हमारे परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हमारे टाइप के नहीं हैं, हमसे जो बिल्कुल अलग हैं, किसी भी मामले में वो दस्यु हैं, ये इनका मानना था। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दास का जो स्त्रीलिंग था, जो महिला थी उसको दासी कहा जाने लगा, मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे वह सब करना पड़ता था। उनको जो युद्ध में जीत के लाए, विजित कर दिया, उनको विजय उन पर हासिल कर ली, उनको दास बना लिया। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब वहाँ क्या हो रहा था वजह, अब देखिए आपको बताया कि ये जो है यहाँ ये उत्तर पश्चिम है, ये जो हमने बताया कि अभी सिंधु नदी उसका क्षेत्र जो है, ये जो एरिया है यही आर्यों का एरिया था और इसकी क्रियाविधि यहाँ बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पर और भी छोटे छोटे कबीला लोग बसे हुए थे, इनकी अलग अलग क्रियाविधि थी, पैरेलल, समानांतर, उनका भी कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाकलाप, कुछ न कुछ सामाजिक संरचना थी जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो वो क्या थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उनको बोलते थे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण। उनको महापाषाण कालिक एक समय है, महापाषाण कालिक, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि उस वक्त दक्षिण भारत में एक क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में महापाषाणिक लोग रहते थे और भी बहुत सारे जो लोग थे जो अनभिज्ञ थे, जिनसे आर्य अनभिज्ञ थे, उनकी चर्चा वो नहीं कर पाए। लेकिन उस समय के लोगों को, उन्हीं लोगों को ये दास या दस्यु कह रहे हैं जिन पर ये हमला करके उनके संसाधन छीन पा रहे हैं। यहाँ देखिए, महापाषाण मतलब होता है, इसका चर्चा है कि महापाषाण का अर्थ होता है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह बड़े पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब कोई अगर आदमी मरा तो उसके कब्र के चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से एक पाषाण लगा दिया जाता था। तो महापाषाण कब बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, मतलब अभी बताया मैंने, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहने का अर्थ है कि इन लोगों का निवास स्थान यहाँ था। इसकी चर्चा ये इसमें हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। अब मानचित्र दिखाता हूँ। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कहने का अर्थ है कि वो कब्र का अलग अलग संरचना होता है, कोई ऊपर से ही उसको बना दिया गया, कुछ कब्र खोल के उसके अंदर में उसको सजाया गया। वो तो एक शैली है, उसके आधार पर इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। देखिए मैप आप देखिए, ये देखिए एक महापाषाणी की कब्र है। यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं कि ये देखिए ये कब्र है अंदर में और इसके चारों तरफ बड़े बड़े पाषाण के ये टीले बना दिए गए हैं सुरक्षा के। अब इनका क्या मानना था, ये भी लाइफ आफ्टर डेथ को मानते थे या सुरक्षा, जो भी कारण रहा हो, इस प्रकार के कब्रें इन जगहों पर मिला है, इसके आधार पर हम इसको महापाषाणिक सभ्यता कहते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के महापाषाण को ताबूत या सावधान इसको बोलते हैं, कहा जाता था। यहाँ दिखाया गया सिस्टम में एक पोर्ट होल, बड़ा सा ये सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में ले जाने का रास्ता। अब यहाँ देखिए कि इतनी अच्छी संरचना के साथ इनको बनाया था और बनाने के साथ साथ
ये स्तंभ लगा लगा के ये कब्र में यहाँ रखा गया है, कब्रों से मिले लोहे के सामान। कहने का अर्थ है कि जो भी घोड़े के लिए सामान नीचे बायो, कुल्हाड़ियाँ नीचे कटाई, जो भी सामान है ये उनके कब्र के साथ रखने का अर्थ हो रहा है कि उन कब्रों में मरने के बाद इन सब सामग्रियों जो इनसे जो मर रहा है वो इन सब सामग्री इनके पास रहे होंगे या इनकी ज़रूरतें उनको होगी, ऐसा ये मान के चलते हैं, तो कब्र में इनको रख दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर महापाषाणों, यहाँ पर देखिए कई बार ये जो यहाँ जो गोलाकार जो पत्थर बड़े बड़े शिलाखंड देख रहे हैं, ये कब्र के चारों ओर गोलाकार बनाया गया है। कहीं कहीं ये चतुर्भुज आकार का है, कभी कभी आयताकार है, कभी कभी वर्गाकार है, तो वो अलग अलग है, उन क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग अलग निर्माण किया जा रहा है। यहाँ देखिए गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शा, एकमात्र प्रमाण यही जगह है जहाँ पर मिला है कि जमीन के अंदर एक कब्र है। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें कब्र, जैसे गड्ढे खोदना, आप जानते हैं कि अगर हम बनाएंगे कोई भी चीज़ निर्माण होता है तो उसके लिए हमें बहुत सारे तैयारियां करनी पड़ती है। हमें ज़मीन खोदना पड़ता है, उसकी चारों ओर बोले का पहले तो डिजाइन बनाना पड़ता है कि कितना देर में बनेगा, कितना क्षेत्र में बनेगा, कहाँ पर बनेगा, सुरक्षा सब कुछ देख के करते हैं। शिलाखंड को ढोकर लाना पड़ेगा कहीं से, बड़े पत्थरों को तराशना होगा, मरे हुए को दफनाना होगा, इतना क्रियाविधि के बाद ये एक कब्र बनता है। इसकी चर्चा ये की जा रही। अब इन कब्रों में क्या होता था, इन कब्रों में विशेषता ये थी कि ये जो कब्र थे, इन सभी कब्रों में क्या करते थे, ये मरने के बाद जो मानव थे, मरने के साथ ही इन्होंने इन कब्रों में ये रखना शुरू कर दिया कि इनकी जो जरूरत की सामानें थी, जो जीवन में ये प्रयोग कर रहे थे, उनको भी रखा, और साथ साथ और भी जरूरत के सामान जो इनको लगा कि नहीं आगे इनको ये सामग्रियां मौजूद होनी चाहिए ताकि ये मरने के जहाँ जिस लोक में जाएंगे, ऐसा मानना था कि जहाँ भी इनका गमन होगा वहाँ इनकी जरूरतें होंगी, उसके अनुसार इन्होंने उनकी कब्र में वो सारी सामग्रियां रख दी। तो ये बता रहा है कि इन्होंने ये परिकल्पना कर दी थी कि जो जीवित व्यक्ति था वो जीवन में अपने इन सामग्रियों को इस्तेमाल कर रहा था जनरली, तो इन सामग्रियों का इस्तेमाल वो मरने के बाद जहाँ जाएगा वहाँ भी करेगा। वो मानते थे कि वहाँ भी एक अलग प्रकार का जीवन संरचना होगा और उसको वे मानने के लिए बाध्य होंगे। अब यहाँ देखिए कुछ समानताएं क्या है। साधारणतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ बनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। कहने का अर्थ है कि पात्र को दर्शाने का अर्थ है कि वो पात्र में भोजन रखा करते होंगे या भोजन कुछ भर के उसमें रखा गया होगा। साथ साथ मनके, हथियार, घोड़े के मतलब घोड़ों को भी रखा गया है जो इस पर वो सवारी करता होगा। तो मान के चलना है कि इतना सामग्री अगर किसी कब्र में मिल रहा है, आभूषण मिल रहा है, तो जरूर वो सरदार रहा होगा या राजा रहा होगा उस क्षेत्र का, तभी यह संपन्न व्यक्ति रहा होगा, तभी इन सामग्रियों को उसके साथ रखा गया है कि मरने के बाद भी जहां जाएगा वहां वो राज करेगा, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक चीज बहुत ही कॉमन है जो आपको जानना चाहिए कि जो सामग्रियां हैं, इस सामग्रियों का उपयोग ये क्यों मान के चलते थे कि इन सामग्री का उपयोग होता होगा या करता होगा या आगे करेंगे। इनका ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति जीवित है वो अगर इन सामग्रियों को उपभोग कर रहा है तो मरने के बाद वो अपने साथ ले जाए। ऐसा इनके मन में डर भी रहा होगा कि हो सकते हैं मरने के बाद ये अपने सामग्री वापस लेने आए, तो मतलब टोना, भूत प्रेत ये सब इत्यादि का भी ये परिकल्पना कर रहे थे। तभी इन्होंने मृत व्यक्ति का सामान रखने से मना कर दिया। आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस प्रकार की मौजूद हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं। जो मरने के बाद जो व्यक्ति मृत है या जो व्यक्ति उस सामान से परिचित था, उनको उनके साथ हम कहीं रख देते हैं या कहीं दान कर देते हैं। इसी प्रकार इस वक्त भी ये हो रही है, तो उसी का कुछ ना कुछ असर आज भी है। और ये हम जान रहे हैं कि सारी चीज़ें, परंपराएं जो हैं कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी रहती है और हम उसी परंपरा का हिस्सा होता है। आगे देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना भी कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा वस्तु जो उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास, जैसे आज हम अमीर गरीब की चर्चा कैसे करते हैं, संसाधन के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से, भौतिक सुख सुविधा के हम जांच पड़ताल करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा इसके पास ये है, तो वो मान के उसी प्रकार उस वक्त जो होते थे, जो लोग अमीर होते थे, उनके घर के आकार अलग रहे होंगे, उनके पास संसाधन ज़्यादा है, सरप्लस ज़्यादा है, उनके नियंत्रण में कुछ ज़्यादा लोग हैं। इस प्रकार वहाँ या उस वक्त जो कब्र मिलती है, कब्र के आधार पर मैंने बताया कि कब्र में ज़्यादा सामग्री है, तो उनको मान के चलना है कि किसी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का, सरदार या राजा का कब्र रहा होगा, जो उस समय उस समाज के लिए राजा की उपाधि धारण कर रहे थे या सरदार की। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इसमें देखते हैं कंकाल के साथ, वही बात है कमोबेश कि कंकाल के साथ जो चीज़ें हैं, जो पाई गई चीज़ें हैं, मरे व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, तुलना हो गया। जैसे ब्रह्मगिरी एक जगह है, बताऊंगा कहाँ है,
यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। यह देखिए ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, और शंख पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जो रहा होगा संपन्न व्यक्ति रहा होगा अपने जीवन काल में। दूसरे कंकाल जो उसी के समान आसपास मिले होंगे, पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, मतलब वो गरीब रहा होगा या जन समान। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। बताया कि सामाजिक सोपान में जो ज्यादा समृद्ध रहेंगे उनके साथ ज्यादा सामग्री मिलेगी, जो गरीब रहेंगे जनसमान उनके साथ कम मिलेंगे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उसके अनुयायी रहे होंगे। आज भी अनुयायी जो होते हैं किसी सरदार, किसी भी एक संपन्न व्यक्ति के अंदर बहुत सारे लोग जीविका के साधन के रूप में उनके यहाँ सर्विस करते हैं। वही बात उस वक्त भी कमोबेश रही थी। और सामाजिक भिन्नता शुरू होने के कारण क्या था, वो था कि सरप्लस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर सरप्लस हो रहा है, रिसोर्स ज़्यादा है, भोजन रोटी कपड़ा मकान के अलावे अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वो कोई एक व्यक्ति उस पर संग्रह पर अपना कब्जा जमाएगा और वो व्यक्ति उस वक्त संपन्न होगा और उसके अधीन लोग काम करेंगे। ऐसी ही संरचना होती है। यहाँ कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही कब्र खुदवा देता था, क्योंकि उनको पता था कि हो सके मरने के बाद ऐसा मुझे मिले ना मिले, तो जीवन काल में ही उन्होंने क्या किया, कब्र खुदवा दिया, कब्र में सारी सामग्रियाँ रखा दी, क्योंकि मरने के बाद उनको उसी कब्र में डाला जाए। ये भी एक सामाजिक सोपान को दिखाता है। कभी कभी महापाषाणों में यहाँ पर देखिए, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों की पोर्ट खोल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। मतलब इतना बड़ा रचना कर दिया कि एक समृद्ध परिवार, कोई परिवार एक साथ मेन होल के माध्यम से कब्र बाई कब्र रखा गया कि सारा परिवार मरने के बाद भी एक साथ रहे, ऐसा उनका मानना था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाया गया पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। लोग आवश्यकता शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कोई चिन्ह बना लिया, जैसे आज भी कहीं चिन्ह बना दिया था। चिन्ह का मतलब ये अंकित कर दिया कि यहाँ पर ये पाषाण है, यहाँ पर ये कब्र है, यहाँ पर ये कब्र है। उसके अनुसार क्या करते थे कि गुफाओं के माध्यम से, कंदराओं के माध्यम से वो कब्र के अंदर जाके व्यक्ति को वहां पर दफना देते थे। फिर इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, यहाँ के बारे में चर्चा करते हैं। इनाम गांव को खोजो, अब बताता हूँ, यहाँ मैप में होगा ही। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इसका अर्थ है कि इतना बड़ा जमीन जो है, इतना बड़ा जमीन है और इतने लोगों को एक साथ दफनाया की जो परंपरा है वो भी कुछ ना कुछ सामाजिक विभेद की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, इसमें जाता था ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए जाते थे, शव के पास रख दिए जाते थे। मैंने बताया ना कि मरने के बाद जीवन की ये इन्होंने परिकल्पना कर ली थी कि मरने के बाद भी जीवन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उसके साथ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। कहने का अर्थ है कि बड़े से संदूक में दफनाया जाना, अलंकृत संदूक में दफनाया जाना, सामान के साथ दफनाया जाना, ये सभी सामाजिक विभेदीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति पक्का समृद्ध रहा होगा या उस समाज में उसकी स्थान विशिष्ट रही होगी, तभी उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनके कब्र के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनको एक सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। कहने का अर्थ है कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप यहाँ पर अंत्येष्टि का है और ये समाज के अन्य लोगों से इसको अलग कर रहा है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सरदार का शव है, तो बता सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि इसकी क्रियाविधि बिल्कुल अलग है और इसमें तरह तरह के सामग्रियाँ मिल रही हैं, तो हो सकता है कि ये उस वक्त किसी सरदार या किसी राजा का शव रहा होगा, इसमें कोई नहीं है। अब देखिए कंकाल का अध्ययन हम क्यों करते हैं, कंकाल का अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए इतिहासविदों ने क्या किया कि अगर हम कंकाल का अध्ययन न करें तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये कंकाल कब का है, कितने दिनों का है, उसकी संरचना क्या है। इसके बारे में जानकारी के लिए हमें पहले उसको अध्ययन करना होता है, उसके साथ साथ मौजूद चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है। इससे हमें उस क्षेत्र में स्थित लोगों का रहन सहन, जो पहले के लोग हैं उनके बारे में पता चलता है। देखिए छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसका शव जो है वो छोटा ही रहेगा, ये है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, बिल्कुल सही है। हम मरने के बाद कंकाल के आधार पर तो ये नहीं पता कर पाएंगे। फिर देखिए क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था, स्त्री का? बिल्कुल, अब तो पॉसिबल है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता था या मान जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस काल के। अब यहाँ ये समस्या हो रही है कि कंकाल के साथ अगर ज्वेलरी मिल गई, ज्वेलरी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही, पुरुष भी पहनते थे। फिर आगे
कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हाई जो स्त्रियों की जांच हो, मतलब हड्डियों की जो जांच होती है उसके द्वारा है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। इसके एक प्रकार का शरीर का विभेदीकरण था, उसके आधार पर ही जान पाते थे कि ये महिला का शव है या पुरुष का है। आगे देखिए, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, चरक संहिता की जिन्होंने रचना की, आप जानते होंगे उनको, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। उनका अपना मानना था, उन्होंने इतना बताया चरक संहिता में कितनी हड्डियां है, और उसके आधार पर ही लोगों ने बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपना आधार बनाया कि कार्टिलेज को भी जोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया, दांत मसूड़ों को जोड़ दिया, दांत का भी उन्होंने ये कर लिया होगा, गिनती में गिन लिया होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इनाम गांव लोगों के काम धंधे क्या था। इनाम गांव जो है वहाँ के जो लोग हैं, पुरातत्वविद बता रहे हैं कि वहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं इनाम गांव में। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती रही होगी। मतलब इनाम गांव महाराष्ट्र के आसपास जो रीजन है वहाँ पर है, उस समय जो फल या संसाधन मौजूद थे वहाँ उसके अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में ये उत्पादन होते रहे होंगे और यहाँ के जो मानव थे उनके मुख्य भोज्य पदार्थों में शामिल रहे होंगे। ये इसमें चर्चा हो रही है। दूसरा, आगे हम चर्चा करते हैं इसके कि अब आपको ये जानना है कि काम धंधे की चर्चा करनी है। काम धंधे का चर्चा मतलब अगर इतने संसाधन इनाम गांव से मिल रहे हैं तो आपको जानने में थोड़ा भी ये नहीं होगा कि अगर फल मिल रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसके आधार पर जब आपके पास संग्रह हो गया, बहुत वस्तुओं का संग्रह आपके पास है, तो आप उसके आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ की आर्थिक क्रियाकलाप क्या होंगी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनाम गाँव के में जो इतने चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो उनके जो निवासी रहे होंगे उनकी मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या थी, वो कैसे रहते, उनका जीवन अपन कैसा रहता होगा, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ एटलस में चीन का दिखाया गया है। लगभग 3500 साल पहले हमने लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। अभी भी जानते हैं कि सबसे पहले लेखन कला का विकास जो हुआ था वो चीन में ही हुआ था, ये आपको जानना है। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे इस युद्ध जीतेंगे, एक तरह से भविष्यवाणी, क्या फसल अच्छी होंगी, क्या उनके पुत्र होंगे या क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी से चटक दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी गलती भी करते। कहने का अर्थ है कि ऐसा मान्यता है, लोगों ने मान लिया, एक दो बार उन्होंने बोल दिया होगा कि ये होगा, ऐसे होंगे, इस प्रकार की, तो इन्होंने इसको एक जीवन में एक परंपरा बना लिया राजाओं ने, और उसके आधार पर उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बात माननी शुरू कर दी। ये अभी भी होता है। ये राजा शहरों में महल बना कर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कहने का अर्थ है कि लोहे का इस्तेमाल आज भी हम देखेंगे। लौह जो बुद्ध काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल, लोहा आते ही सबसे विशाल नगर जनपद ये मगध का निर्माण होता है। क्यों होता है वो आगे क्लास में होंगे ही होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनाम गांव, जोड़वे, जो चर्चा है ये जो है एटलस में कहाँ है, इनको आपको जानना जरूरी है। तो इसमें एटलस तो है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए, जो ये महाराष्ट्र का जो रीजन है, ये जो गुजरात रन ऑफ कच्छ है, और ये जो महाराष्ट्र का जो रीजन है, ये इसी में ये वो क्षेत्र मौजूद है। यहाँ पर काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का ये क्षेत्र है, बहुत सारी नदियाँ भी हैं, तो यहाँ बहुत सारे फल फूल भी होते हैं और कृषि बहुत होती है। साथ में इस एरिया में मोटे अनाज की उपलब्धता ज़्यादा है, इसलिए इन क्षेत्रों में उनका उत्पादन होता था ज़्यादा, और यहाँ के लोग उन्हीं का
उपयोग करते थे। आज भी जिस क्षेत्र में हम रहेंगे और उन क्षेत्रों में जिनका उत्पादन होगा उसी को हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कहीं भी विश्व के कहीं भी कोई भी देश क्यों ना हो विश्व में, वो अपने स्थानीय संसाधनों पर ही डिपेंडेंट रहता है। चाहे भोजन हो या रहन सहन हो या मकान हो। वही यहाँ पर है कि उस समय में भी प्राचीन काल में भी जो लोग हैं वो वहाँ के जो भौतिक संसाधन हैं जो स्थानीय लेवल पर उन पर ही उनके नियंत्रण में वो थे और उनका नियंत्रण वो करते थे, उनका उत्पादन होता था या उन्हीं के आसपास के जो भी क्रियाकलाप थी, चाहे कला का रूप हो, कुछ भी हो, उन्हीं के आधार पर उनका विकसित होता चला गया। तो ये जाहिर सी बात है कि हमें जिस संसाधन के साथ जीना है, जो संसाधन मौजूद है उसी के अनुसार उसी का हम आइटम बनाएंगे। अगर हमारे आम प्राप्त है, हमारे क्षेत्र में आम ज़्यादा हो रही है, तो आम से जुड़े हुए बहुत सारे सामग्री हम उसी में कुछ ना कुछ मिला के हमने नया चीज़ तैयार कर ली और हम उसको उपभोग में ला रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जिन क्षेत्रों में जिसका ज़्यादा उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में भोजन के रूप में वो शामिल होना ही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि पहले बात कि हमने ये जान लिया कि उस वक्त जो लोग हैं, उस वक्त के लोगों का मुख्य क्रियाकलाप क्या था और कैसे वो आरंभिक नगर में लोग रहते थे। और इससे पहले हमने आखेटक के बारे में पढ़ा था, आखेटक जीवन पढ़ा था, एक नगर पशुपालन विधि इत्यादि हमने पढ़ ही लिया है। तो अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि किताबें और कपड़े हमें क्या बताती है, किताबों और कपड़ों के माध्यम से हम इतिहास कैसे जान पाते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप चयनगढ़ के यूट्यूब चैनल में जाके आप कमेंट करके इस चैप्टर में पूछ सकते हैं कि हाँ सर, हमें इन कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ज़रूर इंतजार करूँगा, कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। तो आज का ये कार्यक्रम इस चैप्टर के साथ ही समाप्त हुआ। अब हम अगले अध्याय में अध्याय 5 लेकर आएंगे। तब तक इस चैनल पर जो लोग नए हैं या आज जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल पर इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अधिकाधिक शेयर करें अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और इस प्रकार आप इस चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहें, इस चैनल को देखते रहें। और अब इसी शब्द के साथ, इसी चैप्टर के साथ और इसी अंतिम शब्द के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।